हाँ जी, कैसे हो सब। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की में ये देखा था कि आपकी सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स में क्या क्या आता है, एक्चुअल में कर्नल मोड, यूज़र मोड, इनका मतलब क्या है। जब हम किसी सिस्टम कॉल को कॉल करते हैं या फिर उसका कोड रन करते हैं तो क्या होता है, कैसे मोड स्विच होता है, राइट। तो ये सब हमने देखा था। एंड अगेन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम कॉल्स होती क्या हैं और कर्नल मोड, यूज़र मोड और सिस्टम कॉल कौन सी क्या करती है, राइट। जैसे फोर्क और रीड, क्रिएट, ये सब जनरल से सिस्टम कॉल्स ही आपको पता होनी चाहिए। इंटरनल वर्किंग में उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। बट हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे आप इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए एक पाइप सेटअप कर सकते हो। एक छोटा सा बेसिक सा इम्प्लीमेंटेशन था, राइट। आज की वीडियो के बाद वाली जो वीडियो आएगी वो होगी हमारी मल्टी थ्रेडेड प्रॉक्सी वेब सर्वर, राइट। तो काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है बट इस वीडियो के बाद ही उसको कर पाएंगे, बिकॉज टुडे वी विल बी कवरिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच वर आउट देयर इन द मार्केट। एंड उसके बाद प्रोसेसेस क्या होता है, थ्रेड्स क्या होता है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस जिसको आपको याद रखना है ताकि आपको इंटरव्यू में आसानी हो, ठीक है। तो फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी तरह के होते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एक बेसिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आप इसकी किसी की भी एग्जांपल नेट पे सर्च करोगे तो आपको ढेरों एग्जांपल मिल जाएंगी कि पास्ट में किसने मोनोलिथिक ओएस बनाया था, किसने डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस बनाया था, राइट। तो मोनोलिथिक ओएस अगर मैं बोलूँ तो सब कुछ एक जगह पे रखा होता है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मेरे कोई फाइल रीड करनी है तो C++ में एक कॉल लगती है रीड, ठीक है। रीड सिस्टम कॉल है, उसमें फाइल डिस्क्रिप्टर पास करना पड़ता है। अगेन फाइल डिस्क्रिप्टर्स, फाइल मैनेजमेंट हम डिटेल में देखेंगे, बट पिछली वीडियो में हमने इतना देखा था कि भाई फाइल मैनेजमेंट में फाइल डिस्क्रिप्टर्स होते क्या हैं। बेसिकली वो रेफरेंसेस होते हैं किसी फाइल के इंडेक्स पे कि कौन सी फाइल रीड या फिर राइट या फिर क्या हो रहा है किसी फाइल के साथ, उसको पॉइंट आउट करते हैं। तो हम रीड कर रहे हैं एक फाइल डिस्क्रिप्टर से, ठीक है। एक बफर में डाल रहे हैं, बफर मतलब आपका एक बाइट एरे हो सकता है, ठीक है। बाइट एरे मतलब सिंपल सी बात है कि आपका एक एरे है जिसमें कोई चीज़ स्टोर हो सकती है, एक लिस्ट है, ठीक है। तो जो भी फाइल से आएगा, बाइनरी आएगा 0 1 0 जो भी है वो सारा इस बफर में जाएगा, स्टोर होगा। कितनी बाइट्स हम उसको देना चाहते हैं, अगर फाइल आपकी लेट्स सपोज 20 मेगाबाइट्स की है और मुझे पूरा रीड नहीं करना तो मैं उसकी कितनी बाइट्स तक रीड करूँ, तो मैं बाइट्स भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो ये आपकी सिस्टम कॉल है, C++ में होती है, ठीक है। मोनोलिथिक ओएस इस सिस्टम कॉल को कैसे करते थे, सबसे पहले वो n बाइट्स, ये देखो ये पूरा का पूरा एड्रेस स्पेस है, ये आपकी रैम है, ठीक है। ये एड्रेस है जैसे कि 0 एक एड्रेस है और ये कहाँ तक जाता है 0x बहुत सारे f। तो यहाँ पे मैं आपको चैट जीपीटी से बता देता हूँ कि 0x और कितने f है, 8f है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, ठीक है। तो सबसे पहले हेक्सा, 0x का मतलब है कि ये हेक्सा डेसिमल इसका सिस्टम है और हेक्सा का मतलब है कि इसका 16 बेस है, ठीक है। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 17 और सॉरी 0 1 2 3 4 5 अप टू 15 ये जाएगा, ठीक है। ईच डिजिट इन हेक्सा डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ 16, ठीक है। जैसे हमारे डेसिमल में पावर ऑफ 10 होता है। तो इसमें इतना डेप्थ में जाने का मतलब नहीं है, सिर्फ एक हेक्सा को डेसी अगर आप कन्वर्ट करोगे तो वो कितनी वैल्यू देगा आपको 4 टू समथिंग। तो ये जो भी है ये है 4 GB। तो ये आपकी 4 GB रैम है। तो जो मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसमें क्या है कि पूरा का पूरा एड्रेस स्पेस ही आपका किसके लिए है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, राइट। इसको डिवाइड नहीं किया हुआ, देखो पूरा पूरा एड्रेस स्पेस 0 से ये लेके जो भी है ये 0xyz जो भी है यहाँ पे एड्रेस स्पेस, ये पूरा का पूरा यूज़र को इतनी मेमोरी दी हुई है यूज़र स्पेस को, और बाकी मेमोरी कर्नल स्पेस को दी हुई है। सारे फंक्शन सारा कुछ एक ही एड्रेस स्पेस में हो रहा है और सब कुछ एक ही फ्लो को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जैसे आप देखो कि मेरे को एक फ़ाइल रीड करनी है तो कैसे हो रहा है वो, सबसे पहले मैं अपनी स्टैक में पुश कर रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे को इतनी बाइट्स रीड करनी है। एम्परसेंड बफर पुश कर रहा हूँ जिसका मतलब है कि मैं बफर का एड्रेस पुश कर रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा कौन सा बफर है जिसमें मेरे को ये बाइट्स डालनी है, ठीक है। वो बफर मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे होगा, हीप पे होगा, ठीक है, अगर डायनेमिक एरे है तो। फिर मैं FD अपना फाइल डिस्क्रिप्टर पुश करता हूँ, तो ये 1 2 3 ये मैंने रीड कॉल के लिए इतना कुछ पुश किया है। फिर मैं क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ रीड को, फिर मैं करता हूँ कॉल रीड को। यहाँ पे रीड जो है सिस्टम कॉल, तो जो सिस्टम कॉल्स हैं, ठीक है, उनका प्रोसेस, उनको कॉल करने का प्रोसेस है ये।
ये यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है, जो क्या करता है, सबसे पहले एक रजिस्टर हमने पहले भी देखा था कि एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसमें हम कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि फास्ट होते हैं मेन मेमोरी से बहुत ज़्यादा। तो हमने ये भी देखा था कोड में, रजिस्टर हमने देखे थे R0, R1, R2, R12, है ना। तो ये सारे हमारे सी प्रोग्राम में आ रहे थे, हमने ये देखा था। तो जो भी आपको कोड आपको रीड करना है तो उसका कोड पहले रजिस्टर में डालते हैं, फिर ट्रैप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रैप इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि एक तरह के इंटरप्ट, ठीक है, कि इंटरप्ट करो, कर्नल मोड में जाओ। कर्नल मोड में क्या होता है, उसको हम डिस्पैच करते हैं, जो भी हमें चीज़ करनी है उसको डिस्पैच करते हैं। सिसकोल का हैंडलर है जो सब कुछ बाइट्स रीड करता है। अब फाइल रीड करने का मतलब सिंपल सा है कि जो आपकी डिस्क है उसके ब्लॉक्स को रीड करना, ठीक है, उसके ब्लॉक्स को रीड करना। तो इसका मतलब यही है। तो कर्नल मोड में वो रीड होके आएगा, फिर अगेन आपका यहाँ पे आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ से इधर आ जाएगा आपका इधर तक, ठीक है। इंक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर इज़ नथिंग बट जब आप कोई भी कोड रन करते हो, प्रोग्राम रन करते हो, तो आपकी एक स्टैक बनती है जिसमें आपके फंक्शंस, लोकल वेरिएबल स्टोर होते हैं, ठीक है, और एक हीप होती है। तो जो आपकी स्टैक होती है उसमें एक पॉइंटर रहता है, राइट, कहाँ पे आप पॉइंट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं स्टैक पॉइंटर। अभी हम देखेंगे प्रोग्राम काउंटर भी, तो डोंट वरी। तो मोनोलिथिक का मतलब ये है कि सब कुछ है कि एड्रेस स्पेस में पटका हुआ है, एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू रन समथिंग एल्स यू हैव टू रन द ट्रैप इंस्ट्रक्शंस, राइट, ट्रैप या फिर इंटरप्ट। तो ये है मोनोलिथिक ओएस। अब नेक्स्ट इसी को ही लेयर्ड ओएस बना दिया उन्होंने बोला कि भाई इन सबको आप सेग्रीगेट कर दो ताकि मैं इनको लेयर वाइज रख पाऊँ। पहली लेयर है कि भाई जो भी आप रन करना चाहते हो उसका एक प्रोसेस बनेगा, उसको चीज़ें एलोकेट होंगी, फिर वो रन करेगा, फिर मेमोरी एलोकेट होगी, मेमोरी मैनेज होगी, फिर प्रोसेस कम्युनिकेशन, अगर दो प्रोसेस कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो इस लेयर में होगा। अगर कोई आईओ है, अगर आपका कोई प्रोसेस कीबोर्ड से इनपुट का वेट कर रहा है तो वो इस लेयर में होगा। फिर कोई यूज़र प्रोग्राम है तो इस लेयर में, तो इस लेयर में। तो इसका मतलब ये है कि इस लेयर को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि भाई मुझे सिर्फ प्रोग्राम या फिर प्रोसेस को एलोकेट करना है और चलाना है, मुझे मेमोरी का नहीं देखना। तो लेयर वाइज स्ट्रक्चर का मतलब है एब्स्ट्रैक्शन दे देना। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि भाई हर कोई लेयर दूसरे से एब्स्ट्रैक्ट है, एक लेयर को दूसरे का नहीं पता, उसको बस इतना पता है मुझे एक्स चाहिए और मैं वाई प्रोड्यूस करूँगा, है ना। उसको अपना का पता है कि मैं वाई कैसे प्रोड्यूस करूँगा, बट हाउ एक्स इज़ कमिंग एंड हाउ वाई विल बी यूज्ड वो उसका ज़रूरत नहीं है। इसी को ही हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लेयरिंग करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन बनाने के लिए। कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है, मोनोलिथिक ही है ये भी। बस जो जो हमने ऊपर देखा है यहाँ पे उन सबको एक लेयर्स में डिवाइड कर दिया है कि कौन सा कोड कब चलेगा। उसके बाद जो ओएस आता है वो है वर्चुअल मशीन। ये काफ़ी तगड़ा कॉन्सेप्ट था। जो भी आप JVM देखते हो, जावा वर्चुअल मशीन, ये सब इसी से ही इवॉल्व हुए हैं। तो IBM कंपनी सबको पता ही होगा, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पे काम किया था जिसमें हम अगर आप देखोगे CMS इज़ नथिंग बट अ प्रोग्राम जहाँ पे एक सिंगल यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है। काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि CMS एक कन्वर्सेशनल मॉनिटरी सिस्टम या फिर एक काइंड ऑफ GUI है, काइंड ऑफ, ठीक है, होता ये CLI है बट काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हो। तो इससे कोई इंटरेक्ट कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई ये एक कंप्यूटर ले लो, ये कंप्यूटर ले लो, C2 C3। कंप्यूटर का मतलब है उसको कोई बेसिक रिसोर्स दे देना, रैम दे देनी, CPU दे देना, कुछ कुछ हिस्से दे के उनको वर्चुअल बना दिया गया, ठीक है। अब मैं अगर OS पे 3 यूज़र चलाना चाहूँ तो वो 3 यूज़र अलग अलग इससे CMS से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी यहाँ पे यूज़र सिस्टम कॉल रन करता है तो यहाँ पे वो जाएगा, कोई भी IO होता है तो वो CMS में होगा, कोई भी इनपुट आउटपुट लेनी देनी है वो यहाँ पे होगा। और जब भी कोई सिस्टम कॉल रन करनी है तो एक ट्रैप इंस्ट्रक्शन अगेन कॉल होगी और वो अगली वर्चुअल मशीन। अब हर एक वर्चुअल मशीन, हर एक कंप्यूटर को अपना काम पता है कि मुझे ये करना है, और फिर लास्ट में बेयर हार्डवेयर जो भी आपके रजिस्टर्स हैं उसमें कोड जाएगा, रन होगा, वो सब हार्डवेयर में होगा, ठीक है। तो सब कुछ सेम है, लेयर्ड OS ही है ये, बट हर एक लेयर में अलग अलग सबको बोल दिया कि भाई ये तेरा OS है, ये एक OS है, इसका काम है कि भाई मैं तुझे कुछ मेमोरी दे दूंगा, मैं तुझे कुछ CPU दे दूंगा और कुछ काइंड ऑफ तेरे को एक काम दे दूंगा। तेरा काम ये है इन चीज़ों को करना। लेट्स सपोज इसका काम है सिस कॉल्स को हैंडल करना, सिस कॉल हैंडलर का भी प्रोग्राम यहीं पे होगा, ठीक है। तो सब कुछ सेम है बट अलग अलग उनको कंप्यूटर बोल दिया गया, अलग अलग रिसोर्स एलोकेट कर दिए, ठीक है। तो डिफरेंट मशीन्स रनिंग लेयर वाइज। दिस आर्किटेक्चर हेल्प्ड रनिंग ओल्ड MS-DOS प्रोग्राम ऑन पेंटियम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई वर्चुअल मशीन करके भी एक OS था, लेयर्ड OS था और मोनोलिथिक OS था, ठीक है। बस आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद रखना ईजी हो जाए इन सब चीज़ों का अगर पता हो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
ठीक है। अगर आपने ये देखा हो कि मेरा मैक M1 आता है, ठीक है, मैक M1 आता है, और फिर मेरा मैक जो होता है एक इंटेल पे होता है, राइट। वैसा ही कुछ जब MS DOS करके एक OS आया और फिर पेंटियम अपना नया आर्किटेक्चर लेके आया, तो पेंटियम को पुराने प्रोग्राम जो पुराने आर्किटेक्चर पे चलते थे उसको भी चलाना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम इसके लिए एक वर्चुअल मशीन रख देते हैं। आपका सारा OS सेम है बट एक मशीन रख दो वर्चुअल मशीन की, जहाँ पे MS DOS के प्रोग्राम चल सके। तो लेयरिंग से या फिर किसी को एक मशीन बोलने से कि भाई तू मशीन है, ये सारे रिसोर्सेज तेरे हैं, तू इसका यूज़ करके ही कुछ भी कर सकता है। उससे क्या हुआ, एक तो एब्स्ट्रैक्शन मिल गई लेयरिंग के कारण, दूसरा रिसोर्स देने के कारण उनके पास पावर आ गई प्रोग्राम्स रन करने की। तो ये था VM का कॉन्सेप्ट। एक्सोकर्नल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है जनरली आपके MCQs में। ये सिमिलर टू VM आर्किटेक्चर ही है, बट एट द बॉटम कर्नल की जगह एक एक्सोकर्नल होता है, जिसका मतलब ये है कि वो उसका काम ये नहीं है कि मेरे को रिसोर्स एलोकेट करना एक पूरे सिस्टम के लिए, नहीं, उसका काम है कि जो भी लेयर के ऊपर VM चल रहे हैं उनको रिसोर्स देना एंड आइसोलेट करना। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज मेरे 2 VM चल रहे हैं ऊपर वाली लेयर्स में, ठीक है, ये मेरी लेयर्स हैं। सबसे नीचे कर्नल मोड है, कर्नल है, इसमें कर्नल मोड में कर्नल मेरा जो चलेगा वो होगा एक्सो कर्नल, जस्ट नाम है एक, नथिंग मोर देन दैट। तो इस एक्सो कर्नल का काम होगा कि भाई अगर ऊपर VM, लेट सपोज एक VM चल रहा है VM1, ठीक है, एक लेयर में, और एक और चल रहा है VM2, तो इसका काम है कि भाई एक्सो कर्नल सबको आइसोलेट भी रखेगा और रिसोर्स भी एलोकेट करेगा। ये बोलेगा VM1 को कि भाई अगर तुझे डिस्क रीड करनी है तो तू कर सकता है, बट मैं तुझे एड्रेस दूंगा कहाँ से कर सकता है। तो वो उसको बोलेगा कि भाई देख, तुझे 0 से 1023 एड्रेस स्पेस है जो तेरा रैम का, वहाँ से तू कर सकता है, और VM2 को बोलेगा 1024 से लेके 2048 तक तू कर सकता है, ठीक है। तो आइसोलेशन रख रहा है, रिसोर्स एलोकेट कर रहा है ताकि अलग अलग VM चल पाएँ। और एक्सो कर्नल में कर्नल भी होगा ही ऑब्वियसली, जब भी आप कोई चीज़ कर्नल लेवल पे चलाओगे, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल। इट इज़ सिमिलर टू क्लाइंट सर्वर जो आप आज देखते हो वेब डेवलपमेंट में, बट मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। 2 लेयर्स हैं यहाँ पे, एक यूज़र मोड में डिफरेंट प्रोसेस का मतलब सिंपल सा प्रोग्राम, ठीक है। एक क्लाइंट प्रोसेस चल रहा है, एक प्रोसेस सर्वर चल रहा है जिसका काम लेट सपोज प्रोसेस मैनेज करना है। सर्वर इज़ नथिंग बट एक प्रोग्राम जो अलग अलग प्रोसेस को लेता है, प्रोग्राम्स को लेता है, उनको स्केड्यूल करता है, ठीक है, ये आप इसको मान सकते हो। उसके बाद फाइल सर्वर है, फाइल सर्वर अगेन एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो फाइल्स के साथ डील करता है, ठीक है। एट द एंड फाइल सर्वर भी सिस्टम कॉल्स को ही यूज़ करेगा, ठीक है। तो यूज़र मोड है जो अब मेरे क्लाइंट प्रोसेस, जो भी मैंने एक प्रोसेस चलाया, लेट सपोज मैंने चैट एप्लीकेशन चला दी, उसको फाइल रीड करनी है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी कॉल रजिस्टर कर देगा माइक्रो कर्नल में, ठीक है। इस कर्नल का काम है सिर्फ कम्युनिकेशन करना। इसको पता है कि भाई क्लाइंट को फाइल रीड करनी है, ये उठाएगा, और फाइल सर्वर एक प्रोग्राम चल रहा होगा यूज़र मोड में, उसको बोलेगा कि फाइल रीड करके दे दो। काइंड ऑफ आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्लाइंट हो गया, ये ऊपर वाली लेयर और नीचे वाला सर्वर हो गया, ठीक है। तो ऐसा आप बोल सकते हो, क्लाइंट सर्वर मॉडल इसको बोलते हैं। और इसमें इसका आइडिया क्या है कि कर्नल का मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी मूव कर देना यूज़र मोड में, जैसे फाइल रीड सब कुछ मैंने मूव कर दिया, अलग अलग सर्विसेज बना दिया, अलग अलग प्रोग्राम्स लिख दिए, उनको चला दिया यूज़र मोड में, और कर्नल का काम है इधर से उधर इनपुट आउटपुट देना लेना, राइट। तो ये है कर्नल हियर नाउ हैंडल्स कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसका एक फ़ायदा है कि सबसे पहले क्लाइंट सिर्फ इस नीचे वाली लेयर कर्नल को कम्युनिकेट करता है, उसको ये नहीं पता आउटपुट कहाँ से आ रही है, इनपुट कहाँ जाएगी, ठीक है। तो ये लेयरिंग का फ़ायदा है। इससे क्या होता है कि आपके आजकल डिस्ट्रीब्यूटेड OS जो हैं, जो हाई स्पीड OS हैं, ठीक है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो सम ऑफ द गुड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आउट देयर जो कि OS चला रहे हैं, वो कौन से डिस्ट्रीब्यूटेड OS हैं, तो आप देख सकते हो। क्लाइंट का काम है, इसने कर्नल को बोल दिया कि भाई मुझे फाइल रीड करनी है। अब कर्नल का काम है कि उसको फाइल से कुछ लेके आए, ठीक है। इट इज़ सेम एज रनिंग मल्टीपल मशीन्स एंड इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग कर्नल टू फाइल सर्वर, कर्नल नेटवर्क में कॉल रजिस्टर कर दे, ठीक है, और दूसरी मशीन में वो कॉल आके आउटपुट आ जाए, हो गया ना डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो काइंड ऑफ ऐसा कुछ कंसेप्ट है। तो इतने तरह के OS होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मोनोलिथिक होता है, ठीक है, दूसरा आपको मोनो लेयर्ड, ठीक है, एक्सो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, गॉट इट। तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इतना ही है। एक्सो कर्नल क्या होता है ये याद रखना।
अब ये कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि कोई भी आपको बोलेगा प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोसेस। प्रोसेस इज नथिंग। आप इंस्ट्रक्शन लिखते हो इंट एक्स इज इक्वल टू 1+2, ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसको रन करना है, जिसको सीपीयू बोलेगा कि भाई ये 1 है ये 2 है, इन दोनों को ऐड करना है। इस ऑपरेशन में सीपीयू का साइकिल लगेगा, ठीक है। अब जब सीपीयू इस कंप्यूटेशन को कंप्यूट करेगा तो वो इस चीज़ को रन करेगा, तो जब वो प्रोग्राम वो इंस्ट्रक्शन रन हो रही होगी मैं उसको बोल दूंगा प्रोसेस। ऐसे ही आप जब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन लिखते हो जिसको हम बोलते हैं कोड, अब जब आप कोड लिखते हो ना वो होता है प्रोग्राम। जब आप उस प्रोग्राम को रजिस्टर कर देते हो अपनी मेन मेमोरी में आप उसके वेरिएबल सब डाल देते हो, रजिस्टर्स में कुछ भी चाहिए होता है रजिस्टर्स में डाल देते हो, तो जब वो चल रहा होता है ना, सीपीयू यूज़ कर रहा होता है, रिसोर्सेज यूज़ कर रहा होता है, उस चलते हुए प्रोग्राम को बोलते हैं हम प्रोसेस, ठीक है। ये काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि भाई याद रखो एक सीपीयू एक प्रोसेस ही चला सकता है एट अ टाइम। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपका अगर सिंगल कोर प्रोसेसर है, सिंगल कोर मतलब एक सीपीयू, तो यहाँ पे मैं एक प्रोसेस चलाऊँ और दूसरा भी चला दूँ, दोनों साथ साथ चलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपका क्वाड कोर प्रोसेसर है मतलब 4 सीपीयू हैं, तो एट अ टाइम एक कोर पे एक प्रोग्राम ही रजिस्टर हो सकता है, एक प्रोग्राम ही स्केड्यूल हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना। बस सूडो पैरेललिज्म हमें दिखती है जिसको बोलते हैं हम सूडो पैरेललिज्म, मतलब ऐसा लगता है कि पैरेलल चल रहा है बट कुछ भी पैरेलल नहीं चल रहा होता। मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेट्स सपोज 4 प्रोग्राम मैंने लिखे हैं। एक प्रोग्राम मेरा म्यूज़िक प्लेयर जो मेरा गाना चला रहा है, दूसरा है वीडियो प्लेयर जो कि एक मेरी वीडियो लोकल में चला रहा है, तीसरा है मेरा फिबोनाची, और चौथा है मेरा कोई लेट्स सपोज मैं कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ उसका प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले ए चलता है, ठीक है, ये टाइम मल्टीप्लेक्सिंग हमने पहले भी देखा था। सबसे पहले ए चलता है, लेट्स सपोज ये 5 मिलीसेकंड के लिए चल गया, वैसे तो माइक्रो बोलते हैं, 5 माइक्रोसेकंड के लिए चल गया। अब ए को वेट है कि भाई मुझे ना इनपुट आउटपुट चाहिए। ए एक ऐसा है म्यूज़िक इसका ख़त्म हो गया है और सब कुछ बंद हो गया इसका, और अब ये चाहता है कि मेरे कोई और म्यूज़िक पे बंदा क्लिक करे और मैं उसको चलाऊं, तो तब तक ये वेट करेगा। तो इसको हम डाल देंगे, ये आइडल हो गया, इसको डाल देंगे हम एक स्टेट में, वो स्टेट देखेंगे। बेसिकली ये स्टेट हो जाएगा ब्लॉक या फिर रेडी, ठीक है। अब दूसरा प्रोग्राम आ जाएगा, ये एक सीपीयू की बात हो रही है। लेट्स सपोज आपका सिंगल कोर सीपीयू है, तभी समझना आसान होगा ना। अगर 4 सीपीयू तो ऑब्वियसली कौन सा कहाँ पे स्केड्यूल हो रहा है ये हमें कैसे पता, राइट। अब मीनवाइल बी चलेगा। अब हर एक प्रोसेस का टाइम होता है अलग अलग एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, जो कि हम स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम में देखेंगे। बट लेट्स सपोज इसका टाइम था 10 मिलीसेकंड, 10 मिलीसेकंड तक चलेगा और यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। फिर अगला प्रोसेस चलेगा डी और फिर अगला चलेगा। लेट्स सपोज अब सब चल गए तो बी बोलेगा मैं कंटिन्यू हो जाता हूँ, तो बी कंप्लीट हो जाएगा। सी बोलेगा कि भाई मेरा टाइम थोड़ा सा बचा हुआ है चलने का, मैं भी चल लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे वो स्केड्यूल होते रहेंगे एक ही सीपीयू पे, ठीक है। एक ही सीपीयू पे प्रोसेस 1 स्केड्यूल होगा जाएगा, प्रोसेस 2 स्केड्यूल होगा जाएगा। यूज़र को ऐसे लग रहा है सीपीयू पे कि भाई ये प्रोसेस तो पैरेलल चल रहे हैं, क्योंकि देखो ये टाइम कितना है, बहुत कम टाइम है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि 1 सेकंड में आपके कितने प्रोसेस चल गए, आपके 4 प्रोसेस चल गए, राइट। बट एट अ टाइम अगर आप स्नैपशॉट लोगे अपने सीपीयू का, उस टाइम पे जो आपके स्नैपशॉट में बंदा आएगा वो एक ही होगा, ठीक है। 2 प्रोसेस कभी भी नहीं चलेंगे क्योंकि प्रोसेस आइसोलेट होते हैं, वो हम देखते हैं। तो बेसिकली 4 प्रोसेस चल रहे हैं। अपने पास एक होता है प्रोग्राम काउंटर पीसी, ठीक है। जब आप इंस्ट्रक्शंस को रजिस्टर कर देते हो, मैंने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कर दी, लेट्स सपोज I0 I1 I2, ये मेरे एड्रेस स्पेस में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गई। तो यहाँ पे मेरे एड्रेस स्पेस में एक प्रोग्राम काउंटर रखना पड़ता है। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है जिसमें एक वैल्यू होती है स्टोर्ड, जो कि है एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमें चलानी है। I0 रन होगी तो पीसी की वैल्यू होगी I1 पे, I1 जब हमने रन कर दी तो पीसी की वैल्यू होगी I2 पे। प्रोग्राम काउंटर जो हार्डवेयर होता है, जो रजिस्टर होता है जिसमें प्रोग्राम काउंटर में रजिस्टर में एड्रेस स्टोर होता है, वो एक ही होता है, ठीक है। तो जब आपके 4 प्रोग्राम चलते हैं, मैंने ए चलाया, ठीक है। लेट्स सपोज ए में मैंने 12 लाइन्स ऑफ कोड लिखे थे, या फिर मैं ऐसा बोलूँ 0 से लेके 11 तक इसकी 12 इंस्ट्रक्शंस थी, और मेरा बंद हो गया लेट्स सपोज ये 4th इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। यहाँ पे मेरा प्रोग्राम काउंटर बंद हो गया, मतलब मेरा ए यहाँ पे उसका टाइम इलैप्स हो गया। अब मेरी एल्गोरिदम ने बोला, स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है, भाई तूने बहुत देर तक चल लिया, थोड़ा दूसरों को भी चलने दे। या फिर ए ब्लॉक हो गया, इनपुट का वेट कर रहा है, ठीक है। तो उसका प्रोग्राम काउंटर हम सेव कर देंगे ए के लॉजिकल प्रोग्राम काउंटर में, ठीक है। लॉजिकल प्रोग्राम काउंटर मतलब एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो इन मेमोरी मेंटेन होगा, ना कि उस रजिस्टर में जाके सेव करेंगे। वो जो एक रजिस्टर है फिजिकल पीसी
वो तो हमेशा, अब जब बी चल रहा है तो बी की इंस्ट्रक्शंस पे पॉइंट आउट करेगा, जब सी चल रहा है सी की में पॉइंट आउट करेगा। अब जब वो डी पे था, उसने डी चलाया, फिर सी चलाया, ठीक है, फिर बी चलाया, बी के बाद जब दोबारा सी चलाएगा तो जो भी इसका लॉजिकल प्रोग्राम काउंटर है उसकी वैल्यू उठाएगा, अपने रजिस्टर में डालेगा, ठीक है, पीसी रजिस्टर में डालेगा और फिर चलाएगा सी को वहीं से जहाँ से ये बंद हुआ था, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब हम देखते हैं प्रोसेस आर क्रिएटेड एट वेरियस टाइम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन सिस्टम स्टार्ट्स, जब सिस्टम स्टार्ट होता है कुछ बैकग्राउंड डीमन प्रोसेस चलते हैं, ठीक है, तो इनको डीमन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये याद रख लेना, व्हाट आर डीमन प्रोसेस। एंड अब कुछ है चीज़ें कि फोर्क कैन क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस, जो हमने देखा था पहले भी और क्रिएट भी करा था। एंड आफ्टर दिस कॉल बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड विल हैव सेम मेमोरी इमेज। मेमोरी इमेज मतलब ये है, अगर एक प्रोसेस लेट सपोज इतनी मेमोरी में एक प्रोसेस चल रहा था, अब इस प्रोसेस ने अगर चाइल्ड अपना स्पॉन किया तो उस मेमोरी में जितना कुछ भी स्टोर था ना प्रोसेस का, वो सब कुछ कॉपी हो जाएगा C1 में, मेमोरी इमेज सेम होगी। दोनों पॉइंट आउट नहीं करेंगे सेम मेमोरी में, सेम मेमोरी वो शेयर नहीं करेंगे, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि चाइल्ड प्रोग्राम पेरेंट प्रोग्राम में जाके कुछ उसका राइट कर देगा, राइट। एवरीथिंग विल बी कॉपीड बट बोथ विल ऑपरेट इन डिफरेंट एड्रेस स्पेस। तो ये भी एक बात याद रखने वाली है। However, it is possible that child can share the open files। हमने ये देखा था कि कोई भी प्रोग्राम है, पेरेंट से हमने चाइल्ड बनाया, ठीक है, तो कब क्या क्या कॉपी होता है, सब कुछ कॉपी होता है। जो भी फाइल डिस्क्रिप्टर खुले हुए थे, जो भी मेमोरी में लोकल वेरिएबल स्टोर थे या कुछ भी था, वो सब कॉपी होगा, ठीक है। लोकल मतलब इन दोनों के लिए ग्लोबल होंगे वो ऑब्वियसली, तो सब कुछ कॉपी होगा। बट ये जो फाइल डिस्क्रिप्टर है, फाइल डिस्क्रिप्टर एट द एंड है तो एक पॉइंटर ना, जो एक फाइल पे पॉइंट आउट करता है, ठीक है। तो ये फाइल जो होगी ये दोनों के लिए सेम होगी। तो अगर चाइल्ड फाइल 1 में पॉइंट आउट करके उसमें कुछ राइट करता है तो वो पेरेंट के लिए भी राइट होगा, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट वो ये करते हैं शेयर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे अभी जो आएगा प्रोसेस स्टेट्स, इसको ज़रूर देखना। तो प्रोसेस टर्मिनेशन, 4 तरह की प्रोसेस टर्मिनेशन होती है। प्रोसेस अगर सिंपली नॉर्मल एग्जिट हुआ है, सब चल गया तो एग्जिट होगा ऑब्वियसली। एरर एग्जिट हुआ है, ठीक है, किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, किल सिस्टम कॉल होती है, हमने किल 9 फ्लैग वाली देखा था। फैटल एरर होता है, सिग इंट होता है जिसको आप बोलते हो कंट्रोल+C, राइट, ये सिग्नल होता है जो आता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस टर्मिनेशन होते हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ कि पेरेंट ने एक प्रोसेस चाइल्ड बनाया और चाइल्ड ने एक और चाइल्ड बनाया, तो जनरली जब भी ऐसा होता है तो वो एक प्रोसेस जहाँ से वो बनता है, ट्री निकलता है, उसको एक प्रोसेस ग्रुप बोलते हैं। और जब मैं कंट्रोल+C दबाता हूँ, वो सारे प्रोसेस का जो भी ग्रुप है उसके पास सिग्नल जाता है, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। अब सिग्नल ब्लॉकर्स हम लगा सकते हैं चाइल्ड लेवल पे, भाई तेरे को इग्नोर करने हैं कंट्रोल+C, ठीक है। अगर मैंने चाइल्ड बैकग्राउंड में चलाया है, बैकग्राउंड में कैसे प्रोसेस चलाते हैं आपको पता ही है। अगर मैं बोलता हूँ नैनो फाइल रीड करता है, ठीक है, नैनो नहीं, कैट फाइल रीड करता है, फाइल लेट्स सपोज पाइथन फाइल है, मैंने कैट py लिखा और लास्ट में एम्परसेंड लगा दिया। इसका मतलब शेल को मैं बोल रहा हूँ कि भाई तेरे को एक नया चाइल्ड प्रोसेस चलाना है बैकग्राउंड में, ठीक है, और तू पेरेंट प्रोसेस है। तो बैकग्राउंड में जब प्रोसेस चला गया तो मैं उसको कंट्रोल+C से बंद नहीं कर सकता, ये हमने पहले भी देखा था। तो वो सिग्नल ब्लॉक कर दिया जाता है बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए, ठीक है। बट सिग्नल हमेशा ट्रैवल करता है फॉर ऑल द प्रोसेस ग्रुप। तो ये भी याद रखना है आपको। प्रोसेस स्टेट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोसेस ईच प्रोसेस इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी हैविंग इट्स ओन प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, स्टैक, ओपन फाइल्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 2 प्रोग्राम चलाए P1 P2, अब P1 और P2 बाय डिफ़ॉल्ट अगर एक्सप्लिसिटली मैं दोनों को बोलता हूँ एक फ़ाइल शेयर करने को तो ऑब्वियसली वो करेंगे ही, बट बाय डिफ़ॉल्ट ना ही वो कोई फाइल शेयर करेंगे, ना ही वो कोई अपनी मेमोरी शेयर करेंगे। P1 अपनी मेमोरी में चलेगा, वो P2 अपनी मेमोरी में चलेगा, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। P1 अपना स्टैक बनाएगा, इसमें स्टैक मेमोरी में ही बनता है, ठीक है, लोकल वेरिएबल देखते हैं क्या होता है। और P1 अपने रजिस्टर्स यूज़ करेगा, ठीक है, और P1 का अपना प्रोग्राम काउंटर होगा जब P1 चल रहा होगा। जब P1 नहीं चल रहा होगा वो अपना प्रोग्राम काउंटर जो था उसको अपने इन मेमोरी वाले प्रोग्राम काउंटर जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल प्रोग्राम काउंटर, वो उसमें स्टोर कर लेगा। और P1 जब दोबारा चलेगा तो वो जो ग्लोबल प्रोग्राम काउंटर का एक रजिस्टर उसमें दोबारा अपना प्रोग्राम काउंटर रख देगा। ये हमने अभी देखा, राइट। तो कोई भी प्रोसेस है उसके पास अपना प्रोग्राम काउंटर होता है, अपने रजिस्टर्स होते हैं, अपने स्टैक होती है, अपनी ओपन फाइल्स होती हैं, ठीक है। नाउ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं प्रोसेस के स्टेट्स को।
तो सबसे पहले मैंने कैट file1 file2 मतलब file1 file2 को रीड करो और उसमें ट्री करके जहाँ पे भी वर्ड आ रहा है उसकी सारी लाइंस को प्रिंट कर दो। ये हमने पहले भी देखा था, पाइप्स यूज़ करके हम कैसे एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में प्रोसेस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, राइट। P1 to P2 प्रोसेस जो है प्रोग्राम है, इसमें कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। आई एम यूजिंग प्रोग्राम एंड प्रोसेस टर्म इंटरचेंजेबली, तो कन्फ्यूज़ मत होना। प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस मतलब जो कोड को चला रहे हैं हम, राइट। नाउ वो बोल रहा है कि जब file1 file2 को हम रीड कर रहे थे, लेट सपोज ग्रेप क्या है। ग्रेप आपके किसी बाइनरी फोल्डर में जाके कहीं पे पड़ा हुआ है जो कि एक एग्जीक्यूटेबल है, कंपाइल्ड कोड है, मशीन लेवल कोड है, जो सिर्फ एक है मेन मेमोरी में लेके जाना है और इसको रन करना है। ग्रेप का मतलब क्या है? ग्रेप का मतलब किसी ने कोड लिखा है, लेट सपोज grep.c कोड लिखा है, वो इनपुट में लेता है एक वर्ड, स्ट्रिंग लेता है लेट सपोज, ठीक है। और या फिर मैं ऐसा बोलूँ, वो इनपुट में क्या लेता है, फाइल लेता है, ठीक है। grep.c एक प्रोग्राम है, इनपुट में फाइल लेता है और आउटपुट में उस फाइल के साथ एक वर्ड लेता है, उस फाइल में जहाँ पे भी वो वर्ड आता है उसकी लाइन प्रिंट करता है। अब ये जो grep.c है, इसको क्या किया हुआ है उन्होंने, इसको कंपाइल किया है। grep.c से लेट सपोज grep बनाया, grep.exe भी हो सकता है वो, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल विंडोज़ में। grep.o भी हो सकता है लिनक्स में, तो कोई भी एग्जीक्यूटेबल हो सकता है, और नॉर्मल grep भी हो सकता है विदाउट एनी एक्सटेंशन। तो ये क्या करेगा, grep प्रोग्राम उठा के लाएगा, उसमें इनपुट देगा कि भाई ट्री तेरे को ढूंढना है, इनमें से ये जो भी इनपुट आएगी इसमें से तेरे को ट्री ढूंढना है और आउटपुट देनी है। मतलब ये होता है। कैट भी एक एग्जीक्यूटेबल है जो कोड लिखा हुआ है, जो फाइल्स लेती है और प्रिंट करती है लेट से। तो ये सब कोड लिखे हुए हैं। P1 एक कोड है जो रन होगा, प्रोसेस P1 बन जाएगा। P2 जो ग्रेप है ये भी एक कोड है, P2 बन जाएगा। जो भी P1 देगा P2 उसको लेगा पाइप के थ्रू, ठीक है। पाइप्स भी एक कॉमन फाइल्स यूज़ करती हैं, ये हमने देखा था पाइप्स वाले में। अब ये जो पाइप है P1 से P2 में इनपुट देगी। अब लेट सपोज ये फाइल मैंने बहुत बड़ी बड़ी दे दी, बहुत टाइम लग रहा है फाइल्स को रीड करने में। ग्रेप उतनी देर में अपना कोड ले आया, उसने वर्ड एम्बेड कर दिया और वो तैयार है, वो प्रोग्राम तैयार है, वेट कर रहा है इस P1 की आउटपुट का कि वो इसको इनपुट ले और ट्री ढूंढ के आउटपुट दे दे। बट ये हो नहीं रहा, तो ग्रेप जो था वो सबसे पहले रन हुआ ठीक है। रन के बाद उसने जब वेट करा तो क्या हो गया, वो ब्लॉक हो गया, आईओ ब्लॉक हो गया। इनपुट आउटपुट उसको चाहिए, यहाँ पे उसको इनपुट चाहिए, तो वो वेट करता रहा। मीनवाइल प्रोसेस P1 दोबारा रेडी हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो प्रोसेस P2 बहुत ज़्यादा छोटा प्रोसेस है, इसको कम टाइम लगेगा। डिपेंडिंग ऑन द एल्गोरिदम मोस्टली P2 पहले चल जाना चाहिए क्योंकि ये कम टाइम लगेगा, P1 को ज़्यादा टाइम लगेगा। अब जब P2 ब्लॉक स्टेट में तो P1 रेडी स्टेट में होगा। अब रेडी से वो रनिंग में चला जाएगा और रन होगा, ठीक है। अपनी आउटपुट जनरेट करेगा जो भी उसको करनी है। अब ग्रेप को बोलेगा कि भाई अब मेरी जो तेरी आउटपुट थी ना वो रेडी है। ग्रेप को कैसे पता चलेगा, बेसिकली कॉल बैक्स होते हैं, वो आगे देख लेंगे कभी। बट हाँ, ग्रेप को जैसे ही पता चला कि मैं ब्लॉक से रेडी में चला जाऊंगा क्योंकि मेरे को इनपुट मिलने वाली है, रेडी से जैसे ही बाकी सारे प्रोग्राम्स डी रजिस्टर हो जाएंगे अपने CPU से, या फिर अपनी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम डिसाइड करेगी कि इस P2 को स्केड्यूल कर दो, तो वो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में चला जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं, इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि रनिंग से ब्लॉक तब जनरली कब जाता है, व्हेन इनपुट इज़ नॉट अवेलेबल एंड प्रोसेस गोज इन टू वेटिंग एंड वेट फॉर एन इनपुट। इन सम OS प्रोसेस माइट कॉल अ सिस्टम कॉल टू गो इन ब्लॉक स्टेट। तो ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। While some listen through pipe and goes into block if nothing is available, ठीक है। रनिंग टू रेडी या फिर रेडी टू रनिंग क्या होता है, दिस इज ड्यू टू प्रोसेस स्केड्यूलर। जब भी आपका प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, रेडी है, वो रन तब होगा जब वो उसको स्केड्यूल करा जाएगा। और जब भी कोई रनिंग है, रनिंग से रेडी स्टेट में तब जाएगा जब उसको स्केड्यूल किया गया था और उसने बहुत टाइम अपना ले लिया और अब उसको और टाइम चाहिए। वो बोलेगा प्रोसेस स्केड्यूलर एल्गोरिदम कि भाई तेरे को टाइम हो गया यार, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर, राइट। If input is ready, process goes from block to ready state. That's it. अब देखते हैं प्रोसेस में जो भी आपका एक प्रोग्राम लिखा है उसको जो जो चाहिए होता है उसको मेंटेन कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेंटेन कैसे करता है। एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये आपको ये याद नहीं रखना, ये सब याद नहीं रखना, बट प्रोसेस ब्लॉक होता क्या है, प्रोसेस टेबल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी प्रोसेस है उसके पास उसका प्रोसेस स्टेट होता है, राइट। 3 स्टेट है हमने अभी देखे ये वाले,
ओएस पे डिपेंड करता है, इन स्टेट को इंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं, राइट। एक प्रोग्राम काउंटर होता है, उसका अपने पास एक लॉजिकल पॉइंट प्रोग्राम काउंटर होता है, एक स्टैक पॉइंटर होता है, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन अपनी मेमोरी होती है, कौन कौन सी फाइल ओपन थी वो उसको पता होता है, और स्केड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन कि भाई मेरे को कब स्केड्यूल होना है, कितना टाइम में चलूँगा, ये वो, राइट। और भी बहुत सारी फील्ड है, सारी यहाँ मेंशन की हुई हैं। अब जब भी कोई प्रोसेस टेबल होता है ना, अब मीनिक्स 3 की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। प्रोसेस टेबल क्या है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखेगा। एक रो में एक प्रोसेस की एंट्री होगी, और इस प्रोसेस के पास जो फील्ड होंगी ना वो सारी ये होंगी। इस प्रोसेस के पास कर्नल लेवल फील्ड होंगी कि इस प्रोसेस ने कौन से रजिस्टर खोल रखे थे, क्या स्टोर था, क्या प्रोग्राम काउंटर था इसका, ठीक है, स्टैक पॉइंटर क्या था, प्रोसेस स्टेट क्या था, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर कुछ फील्ड होंगी उसकी प्रोसेस मैनेजमेंट के रिलेटेड कि भाई इसकी आईडी क्या है, इसका पेरेंट प्रोसेस क्या है, अगर इसको किसी ने स्पॉन किया है तो, राइट। हर एक प्रोसेस का पेरेंट प्रोसेस होता है। ये आपका होमवर्क है कि सबका बाप कौन होता है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्रोसेस का नाम क्या था, अब अगेन किसी प्रोसेस ने फाइल्स खोल रखी थी तो उन सब का भी यहाँ पे होगा, ठीक है। रूट डायरेक्टरी क्या है उस फाइल की, उस फाइल को यू मास्क किया गया है या नहीं, ये हमने देखा था यू मास्क क्या होता है, बिट मास्किंग है बेसिकली ये, ठीक है। उसके बाद ग्रुप आईडी क्या है, ये सब। तो वन एंट्री इन प्रोसेस टेबल हैव दीज मैनी फील्ड्स एसोसिएटेड, ठीक है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वेन एवर एन इंटरप्ट कम्स, करंट प्रोसेस goes to block or ready state, then all the information gets stored so that to retrieve next time। अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जब भी आपका प्रोसेस रजिस्टर होता है, चलता है और थोड़ी देर बाद डी रजिस्टर हो जाता है तो उसकी जितने भी इंफॉर्मेशन थी सब की सब प्रोसेस टेबल में स्टोर हो जाती है, ठीक है। हार्डवेयर इंटरप्ट्स, ये याद रखना कि जब भी हार्डवेयर इंटरप्ट आते हैं, हमने देखा कि ओएस लेवल पे इंटरप्ट आते हैं तब तो ठीक है, सॉफ्टवेयर लेवल इंटरप्ट, बट जब कर्नल में या फिर बोलूँ हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट नहीं हार्डवेयर इंटरप्ट, वो हैंडल किया जाता है जनरली अपने लो लेवल लैंग्वेज के द्वारा। अगर मेरा कोई सी प्रोग्राम है, अगर कोई मैंने सी में प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, लेट्स सपोज टेस्ट.c, अभी सी प्रोग्राम को मैंने चलाया, प्रोसेस बनाया, कंपाइल करेंगे, पहले उसका एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे, उसको प्रोसेस में कन्वर्ट करेंगे, दैट्स ऑल। बट अब जब भी कोई इस प्रोसेस को डी रजिस्टर करना है, कोई इंटरप्ट आता है तो वो मेरा ये सी प्रोग्राम हैंडल नहीं करेगा, मेरी हाई लेवल लैंग्वेज हैंडल नहीं करेंगी, उसको मेरा असेंबली लैंग्वेज या फिर असेंबलर हैंडल करेगा। वो पहले एक रूटीन चलाएगा या फिर जिसको मैं बोलूँ वो एक अलग प्रोसेस चलाएगा जिसको वो इंटरप्ट हैंडल करेगा जिससे, और फिर कोई अलग प्रोसेस चलाएगा कि भाई इंटरप्ट आया तो ऑब्वियसली P1 चल रहा है, इंटरप्ट आया तो किसी और प्रोसेस को चलाना पड़ेगा ना। तो बेसिकली हार्डवेयर इंटरप्ट्स आर नॉट हैंडल्ड बाय हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब आपकी पाइथन, C++, जिसमें भी आप कोड करते हो। अब थ्रेड्स देख लेते हैं, ठीक है। थ्रेड्स क्या होता है, लेट्स सपोज मैंने दो प्रोसेस चलाए P1 P2, हमने देखा हर एक प्रोसेस के पास अपनी मेमोरी होती है, अपना मेमोरी स्पेस होता है, अपनी फाइल्स होती हैं, अपना प्रोग्राम काउंटर होता है, लॉजिकल नॉट फिजिकल, सब कुछ अपना अपना होता है। तो ये P1 की एड्रेस स्पेस है लेट्स सपोज 0 से लेकर 1024 MB विच इज़ 1 GB, एंड ये 1024 से 2048 विच इज़ अगेन 1 GB। लेट्स सपोज P1 1 GB रैम ले रहा है, P2 1 GB रैम ले रहा है। P1, सबसे पहली बात, P1 एंड P2 हैव देयर ओन एड्रेस स्पेस एंड वी कैन से दैट दे आर रनिंग अ सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल। सिंगल थ्रेड मतलब अभी हमने मल्टी थ्रेडिंग नहीं पढ़ा है, इसका मतलब P1 जब चलेगा ये पूरा का पूरा चलेगा, P2 जब चलेगा ये पूरा का पूरा चलेगा, ठीक है। डिवाइड नहीं होगा, मतलब लाइन वाइज चलेंगे ये सब, जो जो हमने लिखा है इंस्ट्रक्शन I1 I2 I3 सब लाइन बाय लाइन चलेगा। नाउ एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ प्रोसेस को और डिवाइड कर दो, जो आपने P1 चलाया है इसको भी डिवाइड कर दो। बिकॉज लेट सपोज एक इंस्ट्रक्शन में 1+2 कर रहा हूँ और एक इंस्ट्रक्शन में 4+5 कर रहा हूँ, ठीक है, और एक इंस्ट्रक्शन में 10⁻9 + 10⁻20 कर रहा हूँ। तो मैं अगर ये बोलूँ कि लाइन बाय लाइन चलाएंगे जी हम, ठीक है। लेट सपोज पहली इंस्ट्रक्शन थी आपकी 10⁻9 + 10⁻20, मैंने ये लिखा था, और दूसरी इंस्ट्रक्शन है 1+2। मैं तो बोलूँगा कि जय भाई एक प्रोसेस को ना सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल में रखेंगे, लाइन बाय लाइन चलाएंगे। आप बोलोगे ठीक है, यहाँ पे ही भाई अगर 1 सेकंड लग गया मेरे को, ये तो नैनो सेकंड में हो जाएगा, ये तो नैनो सेकंड में हो जाएगा, तो मैं, और इंडिपेंडेंट है दोनों, तो मैं क्यों इसको पहले ना चलाऊँ, इसको क्यों पहले चलाऊँ, राइट। लेट सपोज सबसे पहले मेरे को एक फ़ाइल रीड करनी है, फाइल रीड करने के बाद मेरे को उस पर कोई ऑपरेशन करना है, उसके बाद मेरे को x = 1+2 करना है और उसका प्रिंट करना है। अब इस ब्लॉक ऑफ कोड का, इस ब्लॉक ऑफ कोड से कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्या मैं मल्टीपल थ्रेड्स से इसको हैंडल कर सकता हूँ? मल्टीपल थ्रेड का मतलब है ये भी तो कोड है,
तो मतलब ये P1 प्रोसेस का ही कोड है डैश, P1 डैश P1 डबल डैश। तो ये थ्रेड 1 है, ये थ्रेड 2 है, दोनों प्रोसेस 1 के हैं। प्रोसेस 1 को जो मेमोरी स्पेस मिला है वो है 0 से 1024 विच इज़ 1 GB, और ये दोनों थ्रेड सेम मेमोरी स्पेस यूज़ करेंगे, मीन्स थ्रेड विल शेयर देयर मेमोरी स्पेस और एड्रेस स्पेस, प्रोसेस विल नॉट। नाउ दिस थ्रेड कैन डू थिंग्स इन पैरेलल। अगेन एक CPU पे एक टाइम पे एक ही प्रोसेस चलता है, और एक थ्रेड क्या है, एक पार्ट ऑफ प्रोसेस, पार्ट ऑफ प्रोग्राम, वो भी तो एक प्रोसेस है। मैं अगर एक बोलूँ कि एक बड़े प्रोसेस को छोटे छोटे प्रोसेस में डिवाइड कर दिया, वही तो एक थ्रेड है, तो वो भी एक टाइम पे एक ही चलेगा ना, तो एक टाइम पे एक ही थ्रेड चलेगा हमेशा। बट वही है कि अगर थ्रेड 2 कम टाइम ले रहा है तो वो पहले चला दूंगा मैं थ्रेड 1 से, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगेगा कि भाई थ्रेड 1 अभी चल रहा है, थ्रेड 1 1 सेकंड लेना था, थ्रेड 2 को 1 नैनो सेकंड लेना था, और नैनो सेकंड वाला मैंने पहले चला दिया, अब 1 सेकंड तक थ्रेड 1 चल रहा है, उसके बीच में थ्रेड 2 भी चल गया है। ये थ्रेड 1 चल रहा है, उससे पहले ही थ्रेड 2 चल गया, लेट्स सपोज। यूज़र को तो यही लगेगा ना कि 1 सेकंड में दोनों चल गए हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सूडो पैरेललिज्म यूजिंग थ्रेड्स एंड प्रोसेसेस। थ्रेड 2 डजंट डिपेंड ऑन थ्रेड 1, थ्रेड 1 रीड्स एंड डू समथिंग ऑन फाइल, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पैरेलल कर सकते हैं। रन T1 शिफ्ट इट टू रेडी, अगेन देखो ऑप्टिमाइजेशन क्या है। रन T1 जो फाइल रीड कर रहा है, शिफ्ट इट टू रेडी और ब्लॉक स्टेट टिल फाइल इज बीइंग रेड, ठीक है। जब तक फाइल रीड नहीं हो, इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ। थ्रेड 1 ना फाइल रीड करने गया, फाइल थी लेट्स सपोज 1 GB की, इसको लग रहा है बहुत टाइम, तो थ्रेड 1 ने क्या बोला, थ्रेड 1 ने बोला कि भाई, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अपने थ्रेड होते हैं, ठीक है, थ्रेड पूल होता है उसके पास, थ्रेड 2 थ्रेड 3। इसने क्या बोला, थ्रेड 1 ने बोला कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रेड, तू प्लीज़ इस फाइल को रीड कर ले, ठीक है, सिस्टम कॉल मार ले, और जब ये रीड हो जाए ना तो मैं तेरे को एक फंक्शन देता हूँ, उस फंक्शन को कॉल कर देना, ठीक है। ये फंक्शन दे देगा, लेट सपोज वो फंक्शन क्या होगा, लेट सपोज रेडी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, फाइल्स को रीड करता है, एक टेम्परेरी बफर में डालता है फाइल को रीड करके, और जब फाइल रीड हो जाती है थ्रेड 1 को बता देता है कि भाई एवरीथिंग इज़ रेडी, नाउ यू कैन रीड। इस बफर से थ्रेड 1 रीड कर लेता है, और जब ये बफर बताएगा ऑपरेटिंग सिस्टम कि भाई सब कुछ रेडी है, उस रेडी कॉल को, फंक्शन को ही हम कॉल बैक बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है बेसिकली, जिसको आप बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग IO, Node.js में अगर सुना हो तो। ओके, तो ये है पहली ऑप्टिमाइजेशन कि भाई T1 को रन करो और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रेड को बोल दो कि भाई तू अपना काम कर लेना, जब तेरे को टाइम मिले मेरे को बता देना, ठीक है। तो अपने प्रोसेस का थ्रेड आइडल हो जाएगा। T2 कैन टेक CPU एंड डू इट्स कैलकुलेशन मीनवाइल, ठीक है। व्हेन फाइल इज रेडी T1 कैन रन अगेन। थ्रेड्स क्या है, लाइट वेट स्मॉल प्रोसेस हैं जो कि एड्रेस स्पेस ऑफ द सेम प्रोसेस शेयर करते हैं। अगेन थ्रेड के पास भी अपना प्रोसेस प्रोग्राम काउंटर होता है, होना पड़ेगा, तभी तो उसको पता चलेगा कौन सी इंस्ट्रक्शन कब रीड करनी है। इसके अपने रजिस्टर्स होते हैं, अपनी स्टैक होती है। स्टैक का मतलब क्या है, मैं फटाफट बता देता हूँ। अगर आपने फंक्शन लिखा है, फंक्शन, और ये A एक्सेप्ट करता है B, रिटर्न करता है A+B, ठीक है, A+B, ठीक है, और x इज इक्वल टू 1+2। अब इस फंक्शन के बाद ये कॉल करता है फंक्शन 1 को, ठीक है। तो होगा क्या, आपकी मेमोरी में सबसे पहले फंक्शन रजिस्टर होगा, इसके वेरिएबल स्टोर होंगे, सबसे पहले A, फिर B, फिर x, फिर फंक्शन 1 कॉल होगा। फंक्शन 1 की कॉल ख़त्म हुई, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से रिमूव यहाँ पे, यहाँ से रिमूव यहाँ से, यहाँ से रिमूव यहाँ से, और फंक्शन की जो भी आउटपुट है वो यहाँ पे रिटर्न। स्टैक मतलब सब कुछ स्टैक करते जाना, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन चल रही हैं, फंक्शन चल रहे हैं, उनके लोकल वेरिएबल सब कुछ स्टोर करते जाना, जैसे जैसे वो ख़त्म हो रहा है सबको हटाते जाना, सब कुछ होगा मेन मेमोरी में ही। इसको बोलते हैं स्टैक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थ्रेड, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर थ्रेड, ठीक है। अगर आपने सुना है जावा में वर्चुअल थ्रेड होते हैं, गोलैंग में गो रूटीन्स होती हैं, वो सॉफ्टवेयर थ्रेड यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि भाई मैं अपना एक इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इन मेमोरी प्रोग्राम काउंटर बनाऊंगा, इन मेमोरी सब कुछ रखूंगा, ठीक है। जो भी आप हार्डवेयर में रजिस्टर्स में डालते हो वो सब मैं इन मेमोरी उनको देख लूँगा, हैंडल कर लूँगा, ठीक है। वर्चुअल थ्रेड के बारे में आप और पढ़ सकते हो, गो रूटीन्स के बारे में हम आगे जाके देखेंगे। बट आज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रोसेस 1 ने 3 थ्रेड चलाए, T1, T2, T3, लेट्स सपोज तीनों थ्रेड यूज़र स्पेस में हैं,
ठीक है, इनको कोई भी काम करना है तो ये कर्नल को कॉल करेंगे। अगर सिस्टम कॉल्स और सब कुछ सेम, जैसे प्रोसेस कर्नल को कॉल करता है एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो वही है, थ्रेड जैसे प्रोसेस का टेबल होता है वैसे थ्रेड का टेबल होता है, क्योंकि एट द एंड थ्रेड भी एक प्रोसेस ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रोसेस के ऊपर आइसोलेटेड रहता है वो है एड्रेस स्पेस, उसके ग्लोबल वेरिएबल्स, ओपन फाइल्स, उसके चाइल्ड प्रोसेस, पेंडिंग अलार्म्स, कोई अगर उसका अलार्म है तो कोई सिग्नल आ रहा है उसको हैंडल करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। थ्रेड लेवल पे क्या क्या रहता है अपने पास? थ्रेड लेवल पे उसका खुद का प्रोग्राम काउंटर, उसके खुद के रजिस्टर, खुद की स्टैक, खुद का स्टेट, ये थ्रेड लेवल पे रहता है। प्रोसेस लेवल पे ये रहता है। प्रोसेस को थ्रेड में हमने डिवाइड कर दिया, अब ये सब कुछ थ्रेड लेवल पे रहेगा। अब कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूँ और इंटरव्यूअर ये आपसे प्रॉब्लम पूछ सकता है। सबसे पहला, डूइंग थ्रेड मैनेजमेंट इन यूजर स्पेस इज मच फास्टर देन डूइंग इट इन कर्नल स्पेस बिकॉज सिस्टम कॉल्स आर एक्सपेंसिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप सारे थ्रेड्स यूज़र स्पेस में चलाते हो, जो भी उस थ्रेड से रन करवाना है, ठीक है, सब कुछ यूज़र स्पेस में ही अगर हो जाए, सिस्टम कॉल्स करनी ही ना पड़े, तो बहुत ज़्यादा सब कुछ फास्ट हो जाएगा, ठीक है। बट डूइंग एवरीथिंग इन यूज़र स्पेस हैज़ डाउन साइड। मतलब अगर एक थ्रेड किसी का वेट करता है किसी इनपुट आने का, लेट्स सपोज एक थ्रेड है जिसको यूज़र से इनपुट चाहिए कीबोर्ड से, राइट, वो ब्लॉक हो गया इनपुट आउटपुट पे, आईओ ब्लॉक हो गया। अब कर्नल क्या करेगा? कर्नल पूरे प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि सारे थ्रेड्स प्रोसेस के चल रहे हैं यूज़र मोड में, ठीक है। कर्नल को तो बस इतना पता है कि भाई उसके लिए थ्रेड 1 भी प्रोसेस 1 है, थ्रेड 2 भी प्रोसेस 1 है, क्योंकि सारे थ्रेड प्रोसेस 1 के ही हैं। जब थ्रेड 1 ब्लॉक हो जाएगा तो कर्नल को इतना नहीं पता होगा कि भाई थ्रेड 2 है उसको स्केड्यूल करना है, क्योंकि सब कुछ कर्नल स्पेस में रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो यूज़र स्पेस लेवल पे थ्रेड्स को रखना मतलब एक थ्रेड कैन बी अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो गया पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा। जब तक वो थ्रेड अनब्लॉक नहीं होता बाकी थ्रेड नहीं चलेंगे उस प्रोसेस के। बिकॉज कर्नल इज नॉट अवेयर इफ प्रोसेस हैज अदर थ्रेड दे कुड बी स्केड्यूल्ड मीनवाइल। अगर उसको पता होता तो वो स्केड्यूल हो जाते हैं। सो एक हाइब्रिड अप्रोच रखी जाती है कि भाई बोथ यूज़र स्पेस एंड कर्नल स्पेस का हाइब्रिड, मतलब दोनों का मिक्स अप्रोच यूज़ की जाती है कि भाई जब ज़रूरत पड़े सिर्फ यूज़र लेवल थ्रेड रखो, जब ज़रूरत पड़े कर्नल लेवल रखो, वर्चुअल थ्रेड एंड हार्डवेयर थ्रेड काइंड ऑफ मिक्सचर, है ना। इफ़ प्रोसेस 1 हैज़ 3 थ्रेड, अब ये दूसरी प्रॉब्लम है, और प्रोसेस 1 ने 3 थ्रेड बनाए और उसके बाद फोर्क कॉल किया, तो क्या चाइल्ड के पास भी वो तीनों थ्रेड होंगे? इफ़ येस, व्हाट विल हैपन इफ़ एनी ऑफ देम गेट ब्लॉक्ड। वो ये बोल रहा है कि अगर प्रोसेस के पास 3 थ्रेड थे, ठीक है, T1 T2 T3, और उसने इस 3 थ्रेड के बाद एक फोर्क कॉल मार दिया, ठीक है, क्या उस चाइल्ड प्रोसेस के पास T1 T2 T3 होंगे? अगर हाँ, तो इसमें एक भी अगर ब्लॉक हो गया तो क्या चाइल्ड प्रोसेस पूरा ब्लॉक हो जाएगा? पेरेंट पे रिटर्न कैसे होगा? तो ये आपके लिए होमवर्क है ये प्रॉब्लम। इफ़ यूज़र टाइप्स विल बोथ द थ्रेड, अब ये एक और प्रॉब्लम है कि अगर पेरेंट प्रोसेस में थ्रेड T1 था, चाइल्ड में भी T1 गया, तो मैं अगर टाइप करता हूँ चाइल्ड के थ्रेड को कि तो वो जो इनपुट है वो क्या पेरेंट के थ्रेड 1 में भी जाएगी? येस और नो? तो ये दूसरा है। इफ़ वन थ्रेड इज़ राइटिंग टू अ फाइल एंड अदर इज़ रीडिंग, हाउ टू हैंडल दिस। वो ये बोल रहा है कि अगर एक फाइल शेयर कर रहे हैं 2 थ्रेड, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, T1 और T2 उसको रीड कर रहे हैं, तो इसको हैंडल कैसे किया जाए? क्योंकि अगर T1 ABC लिखने वाला है और T2 ने उससे पहले रीड कर लिया तो इसको तो ABC दिखेगा ही नहीं, स्टेल डेटा ये रीड कर लेगा, राइट। इफ़ थ्रेड्स आर रनिंग एट यूज़र स्पेस लेवल, हाउ सिग्नल विल ट्रैवल फ्रॉम सिस्टम कॉल या फिर कर्नल टू यूज़र, बिकॉज कर्नल इज़ नॉट अवेयर अबाउट सिग्नल टू सेंड टू विच थ्रेड। वो बोल रहा है कि अगर आप यूज़र लेवल पे थ्रेड चलाते हो तो कर्नल में कोई भी Ctrl+C आता है, तो मुझे कर्नल को कैसे पता चलेगा कौन से थ्रेड को स्टॉप करना है? ऑल ऑफ दीज थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रेडिंग मॉडल। सम काइंड ऑफ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी हमें रखनी पड़ेगी। तो इसके आगे सोल्यूशन है, जैसे एक थ्रेड फाइल में रीड कर रहा है, ठीक है, एक फाइल थ्रेड में रीड कर रहा है, ठीक है, ये लेट्स सपोज राइट कर रहा है, दूसरा रीड कर रहा है, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर है, तो ये आगे जाके हम देखने ही वाले हैं, रेस कंडीशन वगैरह, क्रिटिकल सेक्शन वगैरह, राइट। और उसके बाद हम एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और वो प्रोजेक्ट है ये इनक्रिप्टी। इनक्रिप्टी में क्या होगा कि हम जितना भी अभी तक पढ़े हैं प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस बनाना और सिस्टम कॉल्स, इन सब का यूज़ करके हम एक अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे जो कि आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकता है। तो आप कुछ फाइल्स को हाइड कर सकते हो, राइट। और इसको बाद में बनाएंगे, पहले आएगा मल्टी थ्रेडेड वेब सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, जो कि हाईली रिक्वेस्टेड है, इसके बाद आएगा वो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बैक एंड मास्टरी की, जो कि आएगी मोस्टली थोड़ी टाइम बाद, क्योंकि उसमें
अभी फ्रंट एंड में काम चल रहा है, देन आई वुड इंटीग्रेट फ्रंट एंड विद बैक एंड और फिर लेके आएंगे। सो बी पेशेंट और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।